हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और आज जो हमारा है वो दूसरा पार्ट है, दूसरा अध्याय है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। यानी आज हम आपको जो ग्लोब है या हमारी पृथ्वी है उस पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं उसके बारे में इस अध्याय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पार्ट है अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पहला अध्याय है ना वो दिया गया है, उसको आप एक बार देख लेना, उसके बाद ये दूसरा समझ में आएगा। और उस अध्याय का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या नाम है? सौर मंडल में पृथ्वी। पहला पार्ट उसको देखिए, उसके बाद ये दूसरा अध्याय है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, यानी जो हमारा पहला अध्याय था पृथ्वी हमारा आवास, जो किताब है उसका पहला अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी। और उसमें आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। कैसी नहीं है? गोलाकार नहीं है, बल्कि ये कैसी है? अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार। और ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ध्रुवों पर कैसी है? थोड़ी चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यानी ये जो बीच का ये जो पार्ट है ये यहाँ ग्लोब में दिखा है, ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक जो ग्लोब है उसको देख सकते हैं। ये ग्लोब का चित्र यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप, या अपनी कक्षा में भी देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो चित्र 2.1 में आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये ग्लोब है, आप देख सकते हैं। ग्लोब में विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं, बड़े भी होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं। और इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें पॉकेट में यानी अपनी जेब में रख सकते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब प्रदेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाती है। यानी ये ग्लोब होता है, ग्लोब पर उस स्थान की स्थिति को कैसे बताया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं अन्य रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि जो एक सुई होती है वो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। जैसे ग्लोब ऐसा होता है, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे, यहाँ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये सुई यानी ये यहाँ से ऐसे झुकी हुई होती है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व यानी ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यानी जो ग्लोब में हमने ऐसी ये सुई दिखा रखी है ये हमारी पृथ्वी के अंदर नहीं है, वो तो अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है और उसी रूप में ये घूमती है। और ये किस तरह से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमे तो हमें जो सूर्योदय है और सूर्यास्त है, सूर्योदय जो पूर्व दिशा में होता है वो हमें पश्चिम में होता हुआ दिखाई देगा अगर ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमे तो। लेकिन ये कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा।
एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। यानी जैसे हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, उसके जो बीच में यानी जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसे कहते हैं विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी ये जो भाग है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे का भाग है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। क्या बनाती है? काल्पनिक वृत्त बनाती है। और एक एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण स्तर बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश क्या कहते हैं? अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश को अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। यानी जो हमारे अक्षांश होते हैं ये कितने होते हैं? ये 0 डिग्री है, और यहाँ से 0 से लेकर के 1 2 ऐसे होकर के 90 उत्तर में रहेंगे, और ऐसे ही 90 दक्षिण में रहेंगे, और प्लस 1 यानी ये टोटल कितने हो गए? 181 हो गए। कितने हो गए? 181। ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक, जैसे ये 0 डिग्री है और ये कर्क रेखा है। क्या रेखा है? कर्क। और ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यानी ये कर्क रेखा उत्तर में है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? जिस अक्षांश में स्थित है, जिस गोलार्ध में स्थित है, उसको उसी का नाम लेकर बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर है। क्या है? 0 डिग्री देशांतर। और ये अपना टाइम जोन है, टाइम जोन 82.5। ठीक है, कितना है? 82.5। तो ये हमारा टाइम जोन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 82.5 पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? 82.5 पूर्वी देशांतर बोलेंगे। उसी प्रकार ये जो अक्षांश होते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल देंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो मकर रेखा है। इस तरह से इनका नाम लेकर के बोला जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राज़ील, ठीक है, बेली हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, और बेलो हॉरिजॉन्टो ये कहाँ पर है? 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर में रहेगा और बेलो हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिण में स्थित रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आया हुआ। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं बोल सकते हैं, तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। विषुवत वृत्त यानी जो 0 डिग्री है, क्या है? यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं,
ये देखिए, ये जो है ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, 0 डिग्री अक्षांश, इसके 3 नाम हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको 3 नाम बता रहा हूँ। विषुवत वृत्त, ठीक है, ये 23.5 डिग्री, यहाँ से एक बार मैं मिटा देता हूँ, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। ये 66.5 डिग्री ये उत्तरी शीत कटिबंध है, और ये नीचे वाला 66.5 डिग्री ये भी दक्षिणी शीत कटिबंध है। ये उत्तरी शीत कटिबंध, ये दक्षिणी शीत कटिबंध, तो ये महत्वपूर्ण अक्षांश है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री हो गई, और ये 66.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री, ये महत्वपूर्ण अक्षांश है। अब बात करेंगे पृथ्वी की ताप कटिबंध की। किसकी बात करेंगे? ताप कटिबंध की। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर को हमारे सिर पर ठीक ऊपर चमकता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा, यानी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये 0 डिग्री है, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर नहीं होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? ये जो इस भाग को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीत प्लस उष्ण, यानी थोड़ी ठंड और थोड़ी गर्मी। और जो 90 डिग्री वाला होता है उसको कहते हैं शीत कटिबंध। यानी ये जो अंतिम जो होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, और यहाँ तक का जो भाग है उसको बोलते हैं शीत कटिबंध, और अंतिम जो होता है 90 डिग्री वाला होता है शीत कटिबंध। ठीक है, ये शीतोष्ण हो गया, ये उष्ण हो गया। उष्ण, शीतोष्ण, शीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देशांतर क्या है? जिस तरह से हमने बात की अक्षांश की, तो अक्षांश आप ऐसे याद रख सकते हैं। अक्षांश ऐसे शुरू होता है, ऐसे अक्षांश, ऐसे आड़ी रेखा, ऐसे, ठीक है, ऐसे अक्षांश, ऐसे आड़ी रेखा, ठीक है। और देशांतर से आप याद रख सकते हो भी खड़ी रेखा, ठीक है, ऐसे खड़ी होगी। लेकिन ऐसे अक्षांश, ऐसे आड़ी रेखा, ऐसे आड़ी हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोंतर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त, यानी ये अर्धवृत्त उनके बीच की दूरी यानी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोंतर आपस में मिलती है। यानी जो देशांतर ये ऐसे मिलती है ना ऊपर ऐसे, ठीक है।
इस प्रकार मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं के विभिन्न सभी देशांतरी आमोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, यानी ये यहाँ ग्रीनविच लिखा गया है, ग्रीनविच जो रेखा है यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। यानी जो लंदन में स्थित है ना, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम सभी 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, ये यहाँ पर दिया गया है, ये 0 डिग्री एक यहाँ 0 डिग्री रहेगी और उसके उस साइड ये 180 डिग्री है। क्या है? 180 डिग्री, यानी 1 2 ऐसे होती 180 डिग्री। तो रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं तथा देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये धुबरी की सही स्थिति होगी। यानी ये जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जहाँ पर मिलती है उसकी सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ के हिसाब से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों या क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती। इस प्रकार से आप कागज पर तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये विश्व का मानचित्र है, यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ भारत है, ऐसे लंबा दिया हुआ है PDF में, पुस्तक में सही रहता है ये। इस प्रकार से ये ऊपर आपको बताया गया। इस प्रकार से जहाँ ये काटती है वैसे देशांतर और समय की बात करेंगे। अब समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है सूर्य। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सबसे लंबी जो परछाई बनती है उसके अनुसार हम समय की गणना कर सकते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, यानी जिस वक्त ये जो सूर्य है, जैसे ये पृथ्वी है और ये प्रधान यामोत्तर जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर है, अगर उस पर ये 12 बज रहे हैं, ठीक है, उस पर 12 बज रहे हैं तो ये समय प्रधान माना जाता है। और यहाँ से सभी समय की स्थिति, तो हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे इससे आगे है, इससे आगे है। तो जिस वक्त ये प्रधान यामोत्तर रेखा पर, देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे उस समय हमारे भारत में 5:30 बज जाते हैं शाम को। समझ रहे हो ना आप? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है।
अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, यानी हम यानी भारतीय, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। तो हमारा समय आगे है, जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे, यानी पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर, अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमती है, स्वयं घूमती है। और कितनी घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? 360 डिग्री। अगर उसमें हम 24 का भाग देंगे, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? क्योंकि 24 में भाग देंगे तो 1 घंटे का अंतर पता चल जाएगा हमें। 360 बटे 24, तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। क्यों? 4 मिनट में, 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। और उसी को अगर डिवाइड करें तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री घूमती है? 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तथा ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, 1 बज रहे होंगे। 1 घंटे आगे होगा तो 1 बज रहे होंगे। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में 1 घंटे पीछे होगा तो वहाँ 11 बज रहे होंगे। इतना समय का डिफरेंस रहेगा। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में कितने बजने होने चाहिए? 12 बजने होने चाहिए। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामों तो सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्रों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। जैसे हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं या गुजरात की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस मिल जाता है। ये देखिए 1 घंटा 45 मिनट का लगभग 2 घंटे हो गया। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को क्या मान लिया जाता है? मानक समय माना जाता है। इस यामोत्तर ने कहा कि स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 आपको मैंने पहले ही बता दिया है, मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कबीर नाम का कोई बंदा है, भोपाल के यहाँ रहता है, और वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट का जो मैच होने वाला है लंदन में, दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दोपहर 2 बजे का मतलब होगा उससे हमारा समय कितना है? 5.5 घंटे आगे है, तो 2 बज रहे हैं, तो 2 और 5.5 हो गए 7:30, तो 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। अगर 7:30 शुरू होगा तो लगभग रात के 1-2 बज जाएंगे। भारत ग्रीनविच के 82.5 किधर है? पूर्व में स्थित है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो उसमें 5.5 और जोड़ दो, 7:30 हो जाएंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक
एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आई होप मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। अभी इसके ये जो प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा अक्षांश, अक्षांशीय मान क्या है, ये सारी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, याद भी करने हैं। और पहला वाला जो आपको अध्याय बताया गया उसमें जो प्रश्न हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उन्हें देखकर भी याद कर सकते हैं। तो थैंक्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।